नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल साहित्य निधि में। दोस्तों, आज की कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी शतरंज के खिलाड़ी। वाजिद अली शाह का समय था। लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ था। छोटे बड़े, गरीब अमीर सभी विलासिता में डूबे हुए थे। कोई नृत्य और गान की मजलिस सजाता था तो कोई अफीम की पीनक ही में मज़े लेता था। जीवन के प्रत्येक विभाग में आमोद प्रमोद का बाहुल्य था। शासन विभाग में, साहित्य क्षेत्र में, सामाजिक अवस्था में, कला कौशल में, उद्योग धंधों में, आहार व्यवहार में सर्वत्र विलासिता व्याप्त हो रही थी। राजकर्मचारी विषय वासना में, कविगण प्रेम और विरह के वर्णन में, कारीगर कलाबत्तों और चिकन बनाने में, व्यवसायी सुरमे, इत्र, मिस्सी और उपटन का रोजगार करने में लिप्त थे। सभी की आंखों में विलासिता का मद छाया हुआ था। संसार में क्या हो रहा है इसकी किसी को खबर न थी। बटेर लड़ रहे हैं, तीतरों की लड़ाई के लिए पाली बदी जा रही है, कहीं चौसर बिछी हुई है, पौ 12 का शोर मचा हुआ है, कहीं शतरंज का घोर संग्राम छिड़ा हुआ है। राजा से लेकर रंक तक इसी धुन में मस्त थे। यहाँ तक कि फ़कीरों को पैसे मिलते तो वे रोटियां न लेकर अफीम खाते या मदक पीते। शतरंज, ताश, गंजीफा खेलने से बुद्धि तीव्र होती है, विचार शक्ति का विकास होता है, पेचीदा मसलों को सुलझाने की आदत पड़ती। ये दलीलें जोरों के साथ पेश की जाती थीं। इस संप्रदाय के लोगों से दुनिया अब भी खाली नहीं है। इसलिए अगर मिर्ज़ा सज्जाद अली और मीर रोशन अली अपना अधिकांश समय बुद्धि तीव्र करने में व्यतीत करते थे तो किसी विचारशील पुरुष को क्या आपत्ति हो सकती थी। दोनों के पास मौरूसी जागीरें थीं, जीविका की कोई चिंता न थी, घर में बैठे चौखौतियाँ करते थे। आखिर और करते ही क्या। प्रातःकाल दोनों मित्र नाश्ता करके बिसात बिछाकर बैठ जाते, मुहरे सज जाते और लड़ाई के दांव पेच होने लगते। फिर खबर न होती कि कब दोपहर हुई, कब तीसरा पहर, कब शाम। घर के भीतर से बार बार बुलावा आता कि खाना तैयार है। यहाँ से जवाब मिलता, चलो आते हैं। दस्तरख्वान बिछा तक कि बावर्ची विवश होकर कमरे में ही खाना रख जाता था और दोनों मित्र दोनों काम साथ साथ करते। मिर्ज़ा सज्जाद अली के घर में कोई बड़ा बूढ़ा न था, इसलिए उन्हीं के दीवान खाने में बाजियां होती थी। मगर ये बात न थी कि मिर्ज़ा के घर के और लोग इस व्यवहार से खुश हों। घर वालों का तो कहना ही क्या, मोहल्ले वाले, घर के नौकर चाकर तक नित्य द्वेषपूर्ण टिप्पणियाँ किया करते थे। बड़ा मनहूस खेल है, घर को तबाह कर देता है, खुदा न करे किसी को इसकी लत लगे। आदमी दीन दुनिया किसी के काम का नहीं रहता, न घर का न घाट का, बुरा रोग है। यहाँ तक कि मिर्ज़ा की बेगम साहबा को इससे इतना द्वेष था कि अवसर खोज खोज कर पति को लताड़ती थी, पर उन्हें इसका अवसर मुश्किल से मिलता था। वह सोती ही रहती तब तक बाजी बिक जाती थी और रात को जब सो जाती तब कहीं मिर्ज़ा जी घर में आते थे। हाँ, नौकरों पर वह अपना गुस्सा उतारती रहती थी। क्या पान मांगे हैं? कह दो, आकर ले जाएं। खाने की फुर्सत नहीं है? ले जाकर खाना सिर पर पटक दो, खुद खाएं चाहे कुत्ते को खिलाएं। पर रूबरू वह भी कुछ न कह पाती। उनको अपने पति से उतना मलाल न था जितना मीर साहब से था। उन्होंने उनका नाम मीर बिगाड़ू रख छोड़ा था।
शायद मिर्ज़ा जी अपनी सफाई देने के लिए सारा इल्ज़ाम मीर साहब ही के सिर थोप देते थे। एक दिन बेगम साहबा के सिर में दर्द होने लगा। उन्होंने लौंडी से कहा, जाकर मिर्ज़ा साहब को बुला ला, किसी हकीम के यहाँ से दवा लाएं, दौड़ जल्दी कर। लौंडी गई तो मिर्ज़ा जी ने कहा, चल अभी आते हैं। बेगम साहबा का मिजाज गर्म था। इतनी ताप कहाँ कि उनके सिर में दर्द हो और पति शतरंज खेलता रहे। चेहरा सुर्ख हो गया। लौंडी से कहा, जाकर कह अभी चलिए, नहीं तो वह आप ही हकीम के यहाँ चली जाएंगी। मिर्ज़ा जी बड़ी दिलचस्प बाजी खेल रहे थे। 2 ही किश्तों में मीर साहब की मात हुई जाती थी। झुंझला कर बोले, क्या ऐसा दम लबों पर है, ज़रा सब्र नहीं होता। मीर, अरे तो जाकर सुन आइए ना, औरतें नाजुक मिजाज होती हैं। मिर्ज़ा, जी हाँ, चला क्यों ना जाऊं, 2 किस्तों में आपकी मात होती है। मीर, जनाब इस भरोसे ना रहिएगा, वह चाल सोची है कि आपके मोहरे धरे रहें और मात हो जाए। पर जाइए सुन आइए, क्यों खामखा उनका दिल दुखाइएगा। मिर्ज़ा, इसी बात पर मात ही करके जाऊंगा। मीर, मैं खेलूंगा ही नहीं, आप जाकर सुन आइए। मिर्ज़ा, अरे यार, जाना पड़ेगा हकीम के यहाँ, सिर दर्द खाक नहीं है, मुझे परेशान करने का बहाना है। मीर, कुछ भी हो, उनकी खातिर तो करनी ही पड़ेगी। मिर्ज़ा, अच्छा एक चाल और चल लूँ। मीर, हरगिज़ नहीं, जब तक आप सुन ना आएंगे मैं मुहरे में हाथ ही ना लगाऊंगा। मिर्ज़ा साहब मजबूर होकर अंदर गए तो बेगम साहबा ने त्योरियां बदलकर लेकिन कराहते हुए कहा, तुम्हें निगोड़ी शतरंज इतनी प्यारी है, चाहे कोई मर ही जाए पर उठने का नाम नहीं लेते। नौज, कोई तुम जैसा आदमी हो। मिर्ज़ा, क्या कहूँ, मीर साहब मानते ही ना थे, बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ाकर आया हूँ। बेगम, क्या जैसे वह खुद निखट्टू हैं वैसे ही सबको समझते हैं, उनके भी तो बाल बच्चे हैं, या सबका सफाया कर डाला। मिर्ज़ा, बड़ा लती आदमी है, जब आ जाता है तब मजबूर होकर मुझे भी खेलना पड़ता है। बेगम, दुत्कार क्यों नहीं देते। मिर्ज़ा, बराबर के आदमी हैं, उम्र में दर्जे में मुझसे 2 अंगुल ऊंचे, मुलाहिज़ा करना ही पड़ता है। बेगम, तो मैं ही दुत्कारे देती हूँ, नाराज़ हो जाएंगे तो हो जाएं, कौन किसी की रोटियां जला देता है। रानी रूठेंगी अपना सुहाग लेंगी। हरिया, जा बाहर से शतरंज उठा ला, मीर साहब से कहना मियाँ अब ना खेलेंगे, आप तशरीफ़ ले जाइए। मिर्ज़ा, हाँ हाँ, कहीं ऐसा गज़ब भी ना करना, जलील करना चाहती हो क्या। ठहर हरिया, कहाँ जाती है। बेगम, जाने क्यों नहीं देते, मेरा ही खून पिए जो उसे रोके। अच्छा, उसे रोका, मुझे रोको तो जानो। यह कहकर बेगम साहबा झल्लाई हुई दीवान खाने की तरफ चली। मिर्ज़ा बेचारे का रंग उड़ गया। बीवी की मिन्नतें करने लगे, खुदा के लिए तुम्हें हज़रत हुसैन की कसम, मेरी ही मैयत देखे जो उधर जाए। लेकिन बेगम ने एक न मानी। दीवानखाने के द्वार तक गई, पर एकाएक पर पुरुष के सामने जाते हुए पांव बंद से गए। भीतर झांका, संयोग से कमरा खाली था। मीर साहब ने 2-1 मुहरे इधर उधर कर दिए थे और अपनी सफाई जताने के लिए बाहर टहल रहे थे। फिर क्या था, बेगम ने अंदर पहुंचकर बाजी उलट दी। मुहरे कुछ तख्त के नीचे फेंक दिए, कुछ बाहर, और किवाड़ अंदर से बंद करके कुंडी लगा दी। मीर साहब दरवाजे पर तो थे ही, मुहरे बाहर फेंके जाते देखे, चूड़ियों की झनक भी कान में पड़ी।
फिर दरवाज़ा बंद हुआ तो समझ गए बेगम साहबा बिगड़ गई। चुपके से घर की राह ली। मिर्ज़ा ने कहा, तुमने गज़ब किया। बेगम, अब मीर साहब इधर आए तो खड़े खड़े निकलवा दूंगी। इतनी लौ खुदा से लगाते तो वली हो जाते। आप तो शतरंज खेलें और मैं यहाँ चूल्हे चक्की की फ़िक्र में सर खपाऊं। जाते हो हकीम के यहाँ कि अब भी तामुल है। मिर्ज़ा घर से निकले तो हकीम के घर जाने के बदले मीर साहब के घर पहुँचे और सारा वृत्तांत कहा। मीर साहब बोले, मैंने तो जब मुहरे बाहर आते देखे तभी ताड़ गया, फ़ौरन भागा। बड़ी गुस्सेवर मालूम होती हैं, मगर आपने उन्हें यूं सिर चढ़ा रखा है, यह मुनासिब नहीं। उन्हें इससे क्या मतलब कि आप बाहर क्या करते हैं। घर का इंतज़ाम करना उनका काम है, दूसरी बातों से उन्हें क्या सरोकार। मिर्ज़ा, खैर यह तो बताइए अब कहाँ जमाओ होगा। मीर, इसका क्या गम है, इतना बड़ा घर पड़ा हुआ है, बस यहीं जमे। मिर्ज़ा, लेकिन बेगम साहबा को कैसे मनाऊंगा। जब घर पर बैठा रहता था तो वह इतना बिगड़ती थी, यहाँ बैठक होगी तो शायद जिंदा ही ना छोड़ेंगी। मीर, अजी बकने भी दीजिए, 2-4 रोज़ में आप ही ठीक हो जाएंगी। हाँ, आप इतना कीजिए कि अब से ज़रा तन जाइए। मीर साहब की बेगम किसी अज्ञात कारण से मीर साहब का घर से दूर रहना ही उपयुक्त समझती थी, इसलिए वह उनके शतरंज प्रेम में कभी आड़े नहीं आती थी। बल्कि कभी कभी मीर साहब को देर हो जाती तो याद दिला देती। इन कारणों से मीर साहब को भ्रम हो गया था कि मेरी स्त्री अत्यंत विनयशील और गंभीर है। लेकिन जब दीवान खाने में बिसात बिछने लगी और मीर साहब दिन भर घर में रहने लगे तो बेगम साहबा को बड़ा कष्ट होने लगा। उनकी स्वाधीनता में बाधा पड़ गई। दिन भर दरवाजे पर झांकने को तरस जाती। उधर नौकरों में भी कानाफूसी होने लगी। अब तक दिन भर पड़े पड़े मक्खियाँ मारा करते थे। घर में कोई आए कोई जाए, उनसे कुछ मतलब ना था। अब 8 पहर की धौंस हो गई। कभी पान लाने का हुक्म होता, कभी मिठाई का, और हुक्का तो किसी प्रेमी के हृदय की भांति सदा जलता ही रहता था। वे बेगम साहबा से जा जाकर कहते, हुजूर, मियाँ की शतरंज तो हमारे जी का जंजाल हो गई। दिन भर दौड़ते दौड़ते पैरों में छाले पड़ गए। यह भी कोई खेल है कि सुबह को बैठे तो शाम कर दी। घड़ी आध घड़ी दिल बहलाव के लिए खेलना बहुत है। खैर, हमें तो कोई शिकायत नहीं, हुजूर के गुलाम हैं, जो हुक्म होगा बजा ही लाएंगे। मगर ये खेल मनहूस है, इसका खेलने वाला कभी पनपता नहीं। घर पर कोई न कोई आफत ज़रूर आती है। यहाँ तक कि एक के पीछे मोहल्ले के मोहल्ले तबाह होते देखे गए हैं। सारे मोहल्ले में यही चर्चा होती रहती है। हुजूर का नमक खाते हैं, अपने आका की बुराई सुन सुनकर रंज होता है, मगर क्या करें। इस पर बेगम साहबा कहती, मैं तो खुद इसको पसंद नहीं करती, पर वह किसी की सुनते ही नहीं, क्या किया जाए। मोहल्ले में भी जो 2-4 पुराने ज़माने के लोग थे, आपस में भांति भांति के अमंगल की कल्पनाएं करने लगे। अब खैरियत नहीं। जब हमारे रईसों का ये हाल है तो मुल्क का खुदा ही हाफिज़ है। यह बादशाहत शतरंज के हाथों तबाह होगी। आसार बुरे हैं। राज्य में हाहाकार मचा हुआ था। प्रजा दिन दहाड़े लूटी जाती थी। कोई फरियाद सुनने वाला न था। देहातों की सारी दौलत लखनऊ में खींची आती थी और वह वेश्याओं में, भांडों में और विलासिता के अन्य अंगों की पूर्ति में उड़ जाती थी।
अंग्रेज कंपनी का ऋण दिन दिन बढ़ता जाता था। कमली दिन दिन भीग कर भारी होती जाती थी। देश में सुव्यवस्था न होने के कारण वार्षिक कर भी वसूल न होता था। रेजिडेंट बार बार चेतावनी देता था, पर यहाँ तो लोग विलासिता के नशे में चूर थे। किसी के कानों पर जूं तक न रेंगती थी। खैर, मीर साहब के दीवानखाने में शतरंज होते कई महीने गुजर गए। नए नए नक्शे हल किए जाते, नए नए किले बनाए जाते, नित्य नई व्यूह रचना होती। कभी कभी खेलते खेलते झौड़ हो जाती, तू मैं तक की नौबत आ जाती, पर शीघ्र ही दोनों मित्रों में मेल हो जाता। कभी कभी ऐसा भी होता कि बाजी उठा दी जाती। मिर्ज़ा जी रूठ कर अपने घर चले आते, मीर साहब अपने घर में जा बैठते, पर रात भर की निद्रा के साथ सारा मनोमालिन्य धुल जाता था। प्रातःकाल दोनों मित्र दीवान खाने में आ पहुँचते थे। एक दिन दोनों मित्र बैठे हुए शतरंज की दलदल में गोते खा रहे थे कि इतने में घोड़े पर सवार एक बादशाही फौज का अफसर मीर साहब का नाम पूछता हुआ आ पहुंचा। मीर साहब के होश उड़ गए। यह क्या बला सिर पर आई? यह तलबी किस लिए हुई? अब खैरियत नहीं नज़र आती। घर के दरवाजे बंद कर लिए। नौकरों से बोले, कह दो घर में नहीं है। सवार, घर में नहीं तो कहाँ है? नौकर, यह मैं नहीं जानता। क्या काम है? सवार, काम तुझे क्या बताऊंगा। हुजूर में तलबी है, शायद फौज के लिए कुछ सिपाही मांगे गए हैं। जागीरदार हैं कि दिल लगी, मोर्चे पर जाना पड़ेगा तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। नौकर, अच्छा तो जाइए, कह दिया जाएगा। सवार, कहने की बात नहीं है, मैं कल खुद आऊँगा, साथ ले जाने का हुक्म हुआ है। सवार चला गया। मीर साहब की आत्मा कांप उठी। मिर्ज़ा जी से बोले, कहिए जनाब, अब क्या होगा? मिर्ज़ा, बड़ी मुसीबत है, कहीं मेरी तलबी भी ना हो। मीर, कमबख्त कल फिर आने को कह गया है। मिर्ज़ा, आफत है और क्या, कहीं मोर्चे पर जाना पड़ा तो बेमौत मरे। मीर, बस यही एक तदबीर है कि घर पर मिलो ही नहीं। कल से गोमती पर कहीं वीराने में नक्शा जमे, वहाँ किसे खबर होगी। हजरत आकर आप लौट जाएंगे। मिर्ज़ा, वल्लाह आपको खूब सूझी, इसके सिवाय और कोई तदबीर ही नहीं है। इधर मीर साहब की बेगम उस सवार से कह रही थी, तुमने खूब धता बताया। उसने जवाब दिया, ऐसे गावदियों को तो चुटकियों पर नचाता हूँ। इनकी सारी अक्ल और हिम्मत तो शतरंज ने चर ली, अब भूल कर भी घर पर न रहेंगे। दूसरे दिन से दोनों मित्र मुंह अंधेरे घर से निकल खड़े हुए। बगल में एक छोटी सी दरी दबाए, डिब्बे में गिलौरियाँ भरे, गोमती पार्क की एक पुरानी मस्जिद में चले जाते, जिसे शायद नवाब आसफुद्दौला ने बनवाया था। रास्ते में तंबाकू, चिलम और मदरिया ले लेते और मस्जिद में पहुंच दरी बिछा हुक्का भर शतरंज खेलने बैठ जाते थे। फिर उन्हें दीन दुनिया की फिक्र ना रहती थी। किश्त, शह आदि दो शब्दों के सिवा उनके मुंह से और कोई वाक्य नहीं निकलता था। कोई योगी भी समाधि में इतना एकाग्र ना होता होगा। दोपहर को जब भूख मालूम होती तो दोनों मित्र किसी नानबाई की दुकान पर जाकर खाना खाते और एक चिलम हुक्का पीकर फिर संग्राम क्षेत्र में आकर डट जाते। कभी कभी तो उन्हें भोजन का भी ख्याल ना रहता था। इधर देश की राजनीतिक दशा भयंकर होती जा रही थी। कंपनी की फौजें लखनऊ की तरफ बढ़ी चली आती थीं।
शहर में हलचल मची हुई थी। लोग बाल बच्चों को लेकर देहातों में भाग रहे थे, पर हमारे दोनों खिलाड़ियों को इसकी ज़रा भी फिक्र न। वे घर से आते तो गलियों में होकर, डर था कि कहीं किसी बादशाही मुलाजिम की निगाह न पड़ जाए तो बेगार में पकड़े जाएं। हज़ारों रुपए सालाना की जागीर मुफ्त ही हजम करना चाहते थे। एक दिन दोनों मित्र मस्जिद के खंडहर में बैठे हुए शतरंज खेल रहे थे। मिर्ज़ा की बाजी कुछ कमज़ोर थी। मीर साहब उन्हें किश्त पर किश्त दे रहे थे। इतने में कंपनी के सैनिक आते हुए दिखाई दिए। वह गोरों की फ़ौज थी जो लखनऊ पर अधिकार जमाने के लिए आ रही थी। मीर साहब बोले, अंग्रेज़ी फ़ौज आ रही है, खुदा खैर करे। मिर्ज़ा, आने दीजिए, किश्त बचाइए, यह किश्त। मीर, ज़रा देखना चाहिए, यहीं आड़ में खड़े हो जाएं। मिर्ज़ा, देख लीजिएगा, जल्दी क्या है, फिर किश्त। मीर, तोपखाना भी है, कोई 5,000 आदमी होंगे, कैसे कैसे जवान हैं, लाल बंदरों के से मुँह, सूरत देखकर खौफ होता है। मिर्ज़ा, जनाब हीले ना कीजिए, ये चकमे किसी और को दीजिएगा, यह। मीर, आप भी अजीब आदमी हैं। यहाँ तो शहर पर आफत आई हुई है और आपको किश्त की सूझी है। कुछ इसकी भी खबर है कि शहर घिर गया तो घर कैसे चलेंगे। मिर्ज़ा, जब घर चलने का वक्त आएगा तो देखा जाएगा, यह किश्त। बस अब की शह में मात है। फ़ौज निकल गई। 10 बजे का समय था, फिर बाजी बिछ गई। मिर्ज़ा बोले, आज खाने की कैसे ठहरेगी। मीर, अजी, आज तो रोज़ा है, क्या आपको ज़्यादा भूख मालूम होती है। मिर्ज़ा, जी नहीं, शहर में न जाने क्या हो रहा है। मीर, शहर में कुछ ना हो रहा होगा, लोग खाना खा खाकर आराम से सो रहे होंगे। हुजूर नवाब साहब भी ऐशगाह में होंगे। दोनों सज्जन फिर जो खेलने बैठे तो 3 बज गए। अब की मिर्ज़ा जी की बाजी कमज़ोर थी। 4 का गज़र बज ही रहा था कि फ़ौज की वापसी की आहट मिली। नवाब वाजिद अली शाह पकड़ लिए गए थे और सेना उन्हें किसी अज्ञात स्थान को लिए जा रही थी। शहर में न कोई हलचल थी, न मार काट, एक बूंद भी खून नहीं गिरा था। आज तक किसी स्वाधीन देश की राजा की पराजय इतनी शांति से इस तरह खून बहे बिना न, वह अहिंसा न थी जिस पर देवगण प्रसन्न होते हैं। यह वह कायरपन था जिस पर बड़े बड़े कायर भी आंसू बहाते हैं। अवध के विशाल देश का नवाब बंदी बना चला जाता था और लखनऊ ऐश की नींद में मस्त था। यह राजनीतिक अधपतन की चरम सीमा थी। मिर्ज़ा ने कहा, हुजूर, नवाब साहब को जालिमों ने कैद कर लिया है। मीर, होगा, यह लीजिए शह। मिर्ज़ा, जनाब, ज़रा ठहरिए, इस वक्त इधर तबीयत नहीं लगती। बेचारे नवाब साहब इस वक्त खून के आंसू रो रहे होंगे। मीर, रोया ही चाहें, यह ऐश वहाँ कहाँ नसीब होगा, यह किश्त। मिर्ज़ा, किसी के दिन एक बराबर नहीं जाते, कितनी दर्दनाक हालत है। मीर, हाँ सो तो है ही, यह लो किश्त। बस अब की किश्त में मात है, बच नहीं सकते। मिर्ज़ा, खुदा की कसम, आप बड़े बेदर्द हैं, इतना बड़ा हादसा देखकर भी आपको दुख नहीं होता। हाय गरीब वाजिद अली शाह। मीर, पहले अपने बादशाह को बचाइए, फिर नवाब साहब का मातम कीजिएगा। यह किश्त और यह मात, लाना हाथ। बादशाह को लिए हुए सेना सामने से निकल गई। उनके जाते ही मिर्ज़ा ने फिर बाजी बिछा दी। हार की चोट बुरी होती है। मीर ने कहा, आइए नवाब साहब के मातम में एक मरसिया कह डालें।
लेकिन मिर्ज़ा की राजभक्ति अपनी हार के साथ लुप्त हो चुकी थी। वह हार का बदला चुकाने के लिए अधीर हो रहे थे। शाम हो गई। खंडहर में चमगादड़ों ने चीखना शुरू किया। अबाबिलें आ आकर अपने अपने घोंसलों में चिमटी, पर दोनों खिलाड़ी डटे हुए थे, मानो दो खून के प्यासे सुरमा आपस में लड़ रहे हों। मिर्ज़ा जी 3 बाजियां लगातार हार चुके थे। इस चौथी बाजी का रंग भी अच्छा न था। वह बार बार जीतने का दृढ़ निश्चय करके संभल कर खेलते थे, लेकिन एक न एक चाल ऐसी बेढब आ पड़ती थी जिससे बाजी खराब हो जाती थी। हर बार हार के साथ प्रतिकार की भावना और भी उग्र होती जाती थी। उधर मीर साहब मारे उमंग के गज़लें गाते थे, चुटकियां लेते थे, मानो कोई गुप्त धन पा गए हों। मिर्ज़ा जी सुन सुनकर झुंझलाते और हार की झेप मिटाने के लिए उनकी दाद देते थे। पर ज्यों-ज्यों बाजी कमज़ोर पड़ती थी, धैर्य हाथ से निकला जाता था। यहाँ तक कि वह बात बात पर झुंझलाने लगे। जनाब, आप चाल बदला ना कीजिए। यह क्या कि एक चाल चले और फिर उसे बदल दिया। जो कुछ चलना हो एक बार चल दीजिए। यह आप मुहरे पर हाथ क्यों रखते हैं? मुहरे को छोड़ दीजिए। जब तक आपको चाल ना सूझे मुहरा छूइए ही नहीं। आप एक एक चाल आध घंटे में चलते हैं। इसकी सनद नहीं। जिसे एक चाल चलने में 5 मिनट से ज़्यादा लगे उसकी मात समझी जाए। फिर आपने चाल बदली, चुपके से मुहरा वहीं रख दीजिए। मीर साहब का फर्जी पिटता था। बोले, मैंने चाल चली ही कब थी? मिर्ज़ा, आप चाल चल चुके हैं, मुहरा वहीं रख दीजिए, उसी घर में। मीर, उस घर में क्यों रखूं? मैंने हाथ से मुहरा छोड़ा ही कब था? मिर्ज़ा, मुहरा आप कयामत तक न छोड़ें तो क्या चाल ही ना होगी? फर्जी पिटते देखा तो धांधली करने लगे। मीर, धांधली आप करते हैं। हार जीत तकदीर से होती है, धांधली करने से कोई नहीं जीतता। मिर्ज़ा, तो इस बाजी में तो आपकी मात हो गई। मीर, मुझे क्यों मात होने लगी? मिर्ज़ा, तो आप मुहरा उसी घर में रख दीजिए जहाँ पहले रखा था। मीर, वहाँ क्यों रखूं? नहीं रखता। मिर्ज़ा, क्यों न रखिएगा, आपको रखना होगा। तकरार बढ़ने लगी। दोनों अपनी अपनी टेक पर अड़े थे, न यह दबता न वह। अप्रासंगिक बातें होने लगीं। मिर्ज़ा बोले, किसी ने ख़ानदान में शतरंज खेली होती तब तो इसके कायदे जानते। वे तो हमेशा घास छीला करते थे। आप शतरंज क्या खेलिएगा? रियासत और ही चीज़ है। जागीर मिल जाने से ही कोई रईस नहीं हो जाता। मीर, क्या घास आपके अब्बाजान छीलते होंगे? यहाँ तो पीढ़ियों से शतरंज खेलते चले आ रहे हैं। मिर्ज़ा, अजी जाइए भी। गाज़ीउद्दीन हैदर के यहाँ बावर्ची का काम करते करते उम्र गुज़र गई। आज रईस बनने चले हैं। रईस बनना कुछ दिल लगी नहीं के। मीर, क्यों अपने बुज़ुर्गों के मुंह में कालिख लगाते हो? वे ही बावर्ची का काम करते होंगे। यहाँ तो हमेशा बादशाह के दस्तरख्वान पर खाना खाते चले आए हैं। मिर्ज़ा, अरे चल चरकटे, बहुत बढ़ बढ़कर बातें ना कर। मीर, ज़बान संभालिए वरना बुरा होगा। मैं ऐसी बातें सुनने का आदी नहीं हूँ। यहाँ तो किसी ने आँखें दिखाई कि उसकी आँखें निकालीं। है हौसला? मिर्ज़ा, आप मेरा हौसला देखना चाहते हैं तो फिर आइए, आज 2-2 हाथ हो जाए, इधर या उधर। मीर, तो यहाँ तुमसे दबने वाला कौन है? दोनों दोस्तों ने कमर से तलवारें निकाल लीं। नवाबी ज़माना था, सभी तलवार पेशकब्ज़ कटार वगैरह बांधते थे।
दोनों विलासी थे पर कायर न थे। उनमें राजनीतिक भावों का अधःपतन हो गया था। बादशाहत के लिए क्यों मरे, पर व्यक्तिगत वीरता का अभाव न था। दोनों ने पैतरे बदले, तलवारें चमकी, छप्पाछप की आवाज़ें आई। दोनों जख्म खाकर गिरे और दोनों ने वहीं तड़प तड़प कर जानें दे दी। अपने बादशाह के लिए जिनकी आंखों में एक बूंद आंसू न निकला, उन्हीं दोनों प्राणियों ने शतरंज के वजीर की रक्षा में प्राण दे दिए। अंधेरा हो चला था, बाजी बिछी हुई थी। दोनों बादशाह अपने अपने सिंहासनों पर बैठे हुए मानो इन दोनों वीरों की मृत्यु पर रो रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। खंडहर की टूटी हुई मेहराबें, गिरी हुई दीवारें और धूल धूसरित मीनारें इन लाशों को देखती और सिर धुनती थीं। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा किया गया इस कहानी का व्याख्यान आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।